हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। और हम लोग काफ़ी 15-20 दिन से ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन का, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया हुआ है। अब जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो जो टॉपिक हो चुके हैं उनके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, या आप खुद से भी वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हम टॉपिक के एंड होने पर हम एक क्वेश्चन देंगे, लगभग 50 to 60 सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक पर, जिसको आप सॉल्व करके अपने स्पीड को बना सकते हैं। फिर हम हर संडे को टेस्ट भी ले रहे हैं जहां पे आप अपने को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड का पता लगता है, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी देखें और जाके वहां पर टेस्ट अवेलेबल है वो आप खुद से करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए लिंक्स पे या दिए गए मेथड्स पे, चाहे आप व्हाट्सएप, चाहे टेलीग्राम, चाहे जीमेल के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कॉल आपका पिक ना हो, तो कुछ समय बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिश्रा एजुकेशन में मिल रही हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो जब आए तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले और जो भी समस्या होगी वो आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ के बेसिक के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ रखी हैं। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि किरचॉफ्स लॉ का ये सेकंड वीडियो है, तो पहला वीडियो जरूर देखें। अभी हालांकि हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज किए हैं कि उन्होंने काफ़ी दिन से पढ़ाई छोड़ दी है। तो जो चीज़ें बैकग्राउंड में यूज़ होगी, जैसे किरचॉफ्स लॉ में अब हमें जो, अगर हम लॉस की बात करें तो उसमें करंट और वोल्टेज की बात है। तो करंट और वोल्टेज के बारे में अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे तो हम डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे। तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या जो चीज़ें मतलब उन सामने से गुजर रहे हैं जिनके लिए, उनके लिए आसान होगा। लेकिन ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। तो वो सारी बेसिक बातें, लगभग आधे से ज़्यादा बेसिक बातें हमने पिछले वीडियो में किया था। आज एक दो टॉपिक और लेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पे चलेंगे। फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ करने के बाद एक सिंपल सर्किट सॉल्व करेंगे, यानी जो हम ओम्स लॉ या सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो ऐसे सर्किट्स को भी हम बाद में करेंगे जो स्पेशली किरचॉफ्स लॉ से ही आसानी से सॉल्व होगा। तो हमें समझ में आएगा किरचॉफ्स लॉ का क्या यूज है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस की। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेल की, या इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं कुछ लोग, वैद्युत सेल। ये क्या होता है भाई? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमारे मोबाइल में भी लगा हुआ है, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टीवी रिमोट बैटरीज में लगा हुआ है, घर में इन्वर्टर है उसके साथ भी बैटरी लिंक है, सेल लिंक है। तो ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, हम यहां पे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। वैद्युत सेल, हिंदी में अगर डेफिनेशन लिखें तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये हिंदी डेफिनेशन है।
अब हम सेल के बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, बस सेल की कुछ खास बातें जो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, जिससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते वक्त फंस सकते हैं, सिर्फ वही हम करेंगे। ठीक है, तो मेनली पहले हम थोड़ा सा एक दो बात कर लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। सेल आपके दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल, दूसरी होती है सेकेंडरी द्वितीयक सेल। थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, अगर आपको लगे तो इग्नोर करिएगा, इंग्लिश भी वीक ही है, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल कैसे होते हैं? जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स अगर वो एक बार हमने यूज कर लिया तो वो दोबारा यूज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे आपकी रिमोट की बैटरी जो होती है, आपने एक बार यूज किया, उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हो गया। तो सिंपल नॉन रिचार्जेबल। इसमें आते हैं डेनियल सेल आता है, लेग्लांसे सेल आता है। ठीक है, सेकेंडरी टाइप के सेल कैसे होते हैं? जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल। जैसे हमारी मोबाइल की जो बैटरी है वो हमारी सेकेंडरी सेल मानी जाएगी, जिसको हम रिचार्ज कर सकें। और घर में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा है, वो भी सेल लगा है, वो भी क्या है आपकी रिचार्जेबल। चलिए, अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? बहुत कॉमन सा आप जानते होंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। यानी दो सेल या दो से ज्यादा सेल को हम अगर एक साथ कनेक्ट कर दे, चाहे सीरीज में कनेक्ट करें चाहे पैरेलल में कनेक्ट करें, तो इस जो नई डिवाइस को या कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल को हम बैटरी बोलेंगे। ओके, तो सेल का सिंबल आप बनाते हैं, जनरली तो ऐसे बनता है, लेकिन अब इस लेवल पे हम लोग सेल का एक पार्ट और कंसीडर करेंगे, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्लस टर्मिनल शो करता है, ये माइनस टर्मिनल शो करता है, और ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस इसके बगल में बनाया जाता है, इस पूरे पैकेज को सेल का नाम दिया जाता है। और इस छोटे से रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल का सिंबल होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप देखें, यानी आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें, तो सेल में क्या होता है? सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। जैसे कोई लिक्विड NaCl या NH4Cl या HCl हम लोग क्या करते हैं, सेल में डालते हैं। तो सेल, ये जो वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें क्या होता है? फ्री आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। तो जब ये फ्लो करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है इनका। तो यही कोलिजन के कारण सेल के इंटरनल पार्ट में ही खुद रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ऑफर करता है। तो इंटरनल पार्ट जो होता है रेजिस्टेंस, यानी सेल का जो इंटरनल पार्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल। मैं इसमें बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ी ही बात करूंगा। इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी सेल के आंतरिक भाग द्वारा लगाया गया प्रतिरोध या उत्पन्न किया गया प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं।
इसे जनरली या सिंबॉलिकली हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं ऐसा दिया गया है तो वो रेजिस्टेंस सेल के साथ अगर है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करेंगे ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल। या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। है तो ये बल, लेकिन ये होता है आपका वर्क पर कूलम, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये होता क्या है कि सेल जब किसी, मान लीजिए मैंने सिंपल सेल बना दिया और ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो ये आवेशों को या चार्ज को क्या करेगा, पूरे सर्किट में फ्लो कराएगा। मान लीजिए इधर से इधर, मान लीजिए माइनस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है, तो ऐसे कराएगा। तो एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना ये वर्क करेगा वही इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। इसकी यूनिट आप देख सकते हैं, W को आप जूल से डिनोट करते हैं यूनिट में, और Q को कूलम से। तो जूल्स पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसे वोल्ट भी बोला जाता है। तो ये EMF का जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा या जूल्स पर कूलम होगा। अब अगर देखें ध्यान से, मान लीजिए ये सेल है हमारा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी है, मान लीजिए आपने कोई डिवाइस कनेक्ट की है, उसकी रेजिस्टेंस होगी R से डिनोट किया गया है। अब अगर जब करंट चलेगी तो करंट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से होते हुए सेल में वापस आएगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो आपने एक्चुअली क्या लगाया है, E लगाया है EMF, लेकिन सेल का कुछ इंटरनल पार्ट उसमें क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से EMF के इक्वल आपको यहाँ पे पोटेंशियल नहीं मिलेगा, EMF के इक्वल आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, EMF से थोड़ी कम मिलेगी। तो वो कितना मिलेगी, उसके लिए हम लोग क्या कर लें, सपोज कर लें कि ये जो हमने डिवाइस लगाया हुआ है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, विभवांतर आया, वो V आया, और करंट कितना जा रहा है सर्किट में, I जा रहा है। तो क्या होगा भाई, अगर एनर्जी इक्वेशन लगा दें, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो E इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आप जब देखेंगे तो ये V आएगा प्लस ये I R आ जाएगा। ठीक, I आपकी करंट है। तो ये एक इक्वेशन इसको बना सकते हैं। अगर आप यहां से मान लीजिए V निकालना चाहें तो V E माइनस IR आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली आपको इतना पोटेंशियल मिलने वाला है। यानी आप EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, EMF जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल को, एनर्जी को थोड़ा लॉस कर दे रही है, उसको माइनस कर देंगे, तो आपको सेल कितनी EMF, सेल कितना आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको सिर्फ R निकालना हो, स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले लीजिए, तो I इंटू R आ जाएगा, और आप इसको इधर ले जाएंगे तो E माइनस V। तो अब R की वैल्यू इधर ले जाएं तो E माइनस V अपॉन I इधर ले जाएं, तो एक ये भी वैल्यू हो सकती है आपकी, जिससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर देखें जिस रेजिस्टेंस को आप लगाए हैं उसके क्रॉस आपने पोटेंशियल V लिया है और करंट I सपोज किया है, तो I की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा V अपॉन R, ओम्स लॉ का यूज करके। तो यहाँ पे रख दीजिए V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r, E माइनस V, ये आपका V अपॉन R हो जाएगा। R को ऊपर ले सकते हैं, अंदर आपको क्या मिलेगा, E माइनस V अपॉन V। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे, E अपॉन V माइनस V अपॉन V कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये देगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E माइनस V E अपॉन V माइनस 1। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी मैं बता दिया ताकि आपको याद रहे। अब मैं सेल में बहुत अंदर नहीं जा रहा हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, कब घटता है कब बढ़ता है, तमाम चीज़ें मैं नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें
आपको प्रोबेबिलिटी मतलब किरचॉफ्स लॉ से कोई मतलब नहीं है। एक चीज आप नोट कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कारण होता है वो क्या होता है। तो पहले हम लोग एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, यानी जो वायर में या किसी डिवाइस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस कारण से होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन खुद है, तो वो क्या करेंगे, आपस में टक्कर करेंगे और रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। लेकिन अगर हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के विस्कोसिटी के कारण होता है। किसके कारण, जिसे हम लोग श्यानता बोलते हैं। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ में दो और वर्ड्स यूज होते हैं, उनको जरा ध्यान लेते हैं। एक होता है नोड यानी संधि, दूसरा मेश यानी पाश, बंद पाश। ठीक है, तो इनके बारे में जरा जान लेते हैं क्या होता है। तो जरा नोड के बारे में जान लीजिए। नोड या इसे हम जंक्शन भी बोलते हैं या ब्रांच पॉइंट भी बोलते हैं और हिंदी में इसे संधि बोलते हैं। ये क्या होता है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उस पर क्या हो रहा है, इस तरीके से आपने देखा कोई आपके पास पॉइंट है, इस पर अगर मान लीजिए कि 3 वायर्स कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा 3 वायर्स कनेक्टेड हैं या 3 से ज्यादा, या यूं कहें कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर 3 या 3 से ज्यादा करंट आपको मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। जैसे अच्छा 2 क्यों नहीं, तो 2 तो आपका ये भी हो सकता है ना, मान लीजिए आई करंट आई तो यहां से आई चली गई, तो इसको जंक्शन नहीं बोला जाएगा। जंक्शन इसको बोला जाएगा जहां पे मान लीजिए I1 I2 करंट, 2 ही करंट आ रहे हैं, लेकिन ये बाद में मिलके कुछ I3 करंट बना रही हैं। तो याद रखिएगा कि 3 करंट आपको मिलना चाहिए या 3 से ज्यादा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे या नोड बोलेंगे। 3 आर मोर देन 3 आपको करंट मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन आप लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। याद रखिएगा कि अगर एक पॉइंट है जिसपे 3 पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, 3 करंट आ रही हैं, तो उसको हम जंक्शन पॉइंट या लूप बोलेंगे, सॉरी जंक्शन पॉइंट या ब्रांच पॉइंट या नोड या संधि बोलेंगे। दूसरा हमारा जो है वो है मेश या लूप, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं बंद पाश या पाश। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई क्या है, नेटवर्क है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कोई सर्किट मिल रहा है जहां से आप क्या करें, किसी पॉइंट पर चलें और वापस आप उसी पॉइंट पर आ जाएं बिना रुक, मतलब चलते जाएं तो वापस आप उस पॉइंट पे आ जाएं, तो उसको हम लोग मेश, लूप या पास कहते हैं। अब इसको आप लूप नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आप यहां से चलना शुरू किए, इधर आए, यहां पे रुक गए, तो वापस आप यहां पे नहीं आ पाए जहां से आपने चलना शुरू किया था। तो ये आपका क्या बोला जाएगा, मेश, लूप अथवा हिंदी में पास। तो किसी भी पास में चलने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा में या घड़ी जैसे चलती है उसके उल्टे दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, लेकिन ये एक बार ही मर्जी हम लगा सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं बीच में हमें समझ में आया कि नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने क्लॉकवाइज डिसाइड किया है तो आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। हाँ, आप फ्री हैं डायरेक्शन लेने के लिए, ट्रैवर्स का डायरेक्शन लेने के लिए फिक्स है, यानी किस तरीके से आपको मूव करना है आप फिक्स हैं, आप फ्री हैं, चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो दोबारा आपके पास ये फ्रीडम नहीं रहेगी, याद रखिएगा इस बात का। तो अब चलते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ।
यानी किरचॉफ का नियम। तो सबसे मेन बात, किरचॉफ का नियम है क्या? तो किरचॉफ का नियम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिया है, उसको हम किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स के नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जो काम हालांकि आप लोग पढ़ चुके, इसलिए मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ कि ओम्स लॉ था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इन द सेंस कि वो इतने जटिल होते हैं, इतने थोड़े से कैलकुलेट करने में, सीरीज और पैरेलल में समझ में नहीं आते, या समझ में आते हैं तो उसका आंसर सही नहीं आता। तो ऐसी जगहों पे हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से किसी रेजिस्टेंस में करंट या किसी लूप में वोल्टेज या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैं इसको खुद भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, थोड़ा सा सही से बनाया जाए। आपको ये कोई नेटवर्क दे दिया जाए, तो आप इसको पहचाना हुआ लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले आप कंडीशन चेक करेंगे कि ये क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, और बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड की कंडीशन क्या है, अगर ये पी क्यू और आर एस हैं तो बैलेंस की कंडीशन क्या है, पी क्यू आर बाई एस। तो आप रख देंगे 2/4 और आर बाई एस 3/6। तो आपको पता लग रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये बैलेंस्ड रेजिस्टेंस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ऐसे में इसका कोई रोल नहीं है, ऐसे में इसका कोई रोल नहीं है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 और 4 सीरीज में है और 3 और 6 यहाँ पे ओम के रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। तो इनका सीरीज, इन दोनों को सॉल्व करने के पास आपके पास पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब ये अनबैलेंस्ड होंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देता, 7, 8 वॉटेवर, तब की कंडीशन में ये बैलेंस नहीं होता। और अगर क्वेश्चन में क्या दिया कि आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो बहुत मुसीबत आने वाली है। तब आप इसे सीरीज और पैरेलल मेथड से करने में फंस जाएंगे। तब हम सहारा लेंगे किसका, किरचॉफ के नियम का। तो ऐसी जगहों पे जहां पे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सीरीज और पैरेलल लगाना आसान नहीं होता, वहां पे हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो ये बात है किरचॉफ के नियम के पहले की थी कि मतलब क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये समझ में आया। अब हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, फिर आपको आगे बातें समझाते हैं। चलिए किरचॉफ के पहले नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का 2 नियम है, जिसमें पहला नियम जो है वो किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, किरचॉफ, ये स्पेलिंग यहां पे डबल एफ होना चाहिए, लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसे किरचॉफ्स नोड लॉ भी बोलते हैं, या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं, चाहे आप जिस भी नाम से जान सकते हैं। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स नोड लॉ, ये आपके क्या है, इसके अलग अलग नाम है। हिंदी में कहेंगे तो बड़ा अच्छा सा है, किरचॉफ का संधि का नियम। तो इसको क्या बोलते हैं, संधि का नियम। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो किरचॉफ का ये कहना है कि अगर किसी जंक्शन या किसी नोड पॉइंट पर आप टोटल करंट कैलकुलेट करिए, किसी जंक्शन अथवा किसी नोड या किसी संधि पर आप टोटल करंट कैलकुलेट करिए, यानी करंट का सम करिए, तो आपको 0 मिलेगा। दैट मीन्स द टोटल करंट, या एल्जेब्रिक सम कह देते हैं, एल्जेब्रिक sum
ऑफ ऑल करेंट्स अप्रोचिंग द नोड इज 0। ठीक है, हिंदी में कहें तो किसी संधि पर धाराओं के, यहां अप्रोचिंग हटा देना चाहिए क्योंकि सिर्फ अप्रोचिंग मतलब जाने वाले। ठीक है, करंट एट द नोड इज 0। धाराओं, किसी संधि पर धाराओं के बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रहा। इसका अगर हम लोग देखें मैथमेटिकल फॉर्म तो ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी जितने भी करंट आएंगे सबका समेशन अगर हम कर रहे हैं तो आई, सिग्मा आई लिखेंगे। तो ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उस एग्जाम्पल को समझने के लिए या इस लॉ को अप्लाई करने के लिए किरचॉफ ने कुछ साइन कन्वेंशंस दी है, क्योंकि अगर हम वो साइन कन्वेंशंस यूज नहीं करेंगे तो ये बात जो किरचॉफ ने कही है वो सही नहीं होगा। वो साइन कन्वेंशन क्या है, यानी चिन्ह परिपाटी, कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, करंट अप्रोचिंग टू द नोड, टुवर्ड्स द नोड या नोड टू द नोड, टुवर्ड्स द नोड will be taken as positive। तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखें तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को, आने वाली धारा को धनात्मक माना जाता है। दूसरा, जो करंट क्या होगी, जंक्शन से दूर जाएगी उसे नेगेटिव देंगे। ठीक है, करंट लीविंग द नोड विल बी टेकन एज नेगेटिव, यानी नोड से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये दो साइन कन्वेंशन इस लॉ को लगाने के लिए किरचॉफ ने बताया। यानी किरचॉफ्स करंट लॉ जब आप यूज करेंगे तो इस बात का याद रखेंगे कि जंक्शन की तरफ जो करंट आएगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से दूर जो करंट जाएगी उसे नेगेटिव लेंगे। ये एक मैथमेटिकल टूल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत आने वाली करंट अच्छी है और जाने वाली करंट नेगेटिव है। किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना ही था, तभी ये क्या होगा, ये लॉ पर मतलब सही बात बताएगी। तो उन्होंने आने वाली करंट को प्लस और जाने वाली करंट को माइनस ले लिया। तो देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई जंक्शन है जिसपे ये I1 और I2 करंट आ रही है, I3 जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लीजिए। तो I1 प्लस I2 और जाने वाली करंट को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो ये माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए मतलब ये वैलिड आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, वैलिड फॉर्मूला मतलब इस केस के लिए। तो ये I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि जो करंट आ रही है उसका टोटल सम किसके इक्वल है, जाने वाली करंट के। तो इस लॉ से हमें ये पता लगता है कि आने वाली धारा
धारा का यहाँ मतलब विद्युत धारा से लेंगे, आने वाली धारा जाने वाली धारा के लिख लेते हैं, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगा। लेकिन कहाँ? नोड पर, सब जगह मत लगाइएगा, नोड पर आने वाली जो धारा होगी वो जाने वाली धारा के बराबर होगी, यानी आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। चलिए ठीक है, ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो थोड़ा सा और एक चीज देखते हैं, अगर हम लोग आई की बात करें, टोटल आई अगर आपकी 0 है तो आई को कैसे लिखते हैं? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये किसी जंक्शन के अबाउट बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी जंक्शन पे टोटल करंट अगर ऑलवेज 0 है तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो डी टी आपका 0 नहीं होगा। वाई? दिस इज द टाइम इंटरवल, ये 0 नहीं होता। टाइम इंटरवल 0 होने का मतलब आपने मेजरमेंट किया ही नहीं। तो अगर आपने मेजरमेंट किया तो कुछ तो समय लगा होगा, तो डी टी विल नॉट बी 0। और अगर आप देखो डी टी 0 भी अगर डी टी इनकेस 0 ले लेते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, तो ये डी क्यू 0 होगा। क्या मतलब है इसका? डी क्यू 0 होगा। और डी क्यू क्या है? चार्ज में डिफरेंस, अमाउंट ऑफ चार्ज में डिफरेंस। ठीक है, तो dt टाइम में ये dq क्या है? चार्ज डिफरेंस है। तो चार्ज डिफरेंस को मान लो हम लोगों ने, हालांकि लिखना सही नहीं होगा लेकिन हम लिख ले रहे हैं कि ये q2 माइनस q1 है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से मैंने जो बनाया हुआ था, यहाँ पे करंट आ रही है i1, यहाँ पे i2 और ये i3 जा रही है। तो अगर मैं इसके अबाउट लगा रहा हूँ, जंक्शन के अबाउट मैंने लगाया, तो मान लीजिए q1 क्या थी? पहले की चार्ज, इनिशियल चार्ज थी जब करंट नहीं फ्लो हो रही थी, और Q2 तब की है जब फाइनल है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? Q2 इज इक्वल टू Q1। तो इसका क्या मतलब है कि जंक्शन पर जो चार्ज पहले था, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जो पहले था वही चार्ज अब भी है, हालांकि करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जब भी यहां मान लीजिए 10 कूलम चार्ज था, जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे 10 कूलम चार्ज बना रहेगा और करंट जा भी रही है। और करंट जब अगर जाती है तो इसका क्या मतलब है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इससे एक ही बात सामने आती है कि चार्ज फ्लो भी हो रहा है, लेकिन एक जंक्शन पे जब गुजर रहे हैं तो उसके नंबर्स इनिशियल जैसे हैं। दैट मीन्स जैसा जंक्शन पे पहले आवेश था वैसे आप जब भी आप उसको देखेंगे तब उतना ही आवेश रहेगा। तो इससे एक बात पे आती है कि जंक्शन पर कोई चार्ज आके रुकता नहीं, अगर आया है तो जाएगा, क्योंकि अगर रुक गया तो पहले से संख्या बढ़ जाएगी, और अगर ज्यादा चला गया तो पहले से संख्या घट जाएगी। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज था तो 10 कूलम बना रहेगा। हाँ, आवेश फ्लो होते रहेंगे, लेकिन जंक्शन पे हमेशा 10 कूलम चार्ज बना रहेगा। 10 कूलम के एग्जांपल की बात करें तो ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होते। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो बात करें, मतलब भौतिक उपयोगिता। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होते। कहां पे? नोड पर। चार्जेस नेवर एक्यूमुलेट एट नोड। तो नोड पर आवेश संग्रहित नहीं होते। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा ये किस बात को बताता है? ये चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का नियम का क्या करता है? पालन करता है। जिसका मतलब ये होता है कि चार्ज जितना पहले था उतना ही चार्ज अब भी होगा। या दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हो कि कोई भी जंक्शन चार्ज को न तो प्रोड्यूस करता है न तो वो खत्म करता है। दैट खत्म करने का मतलब सिंक नहीं करता है ना। ये भी आप कह सकते हो कि नोड कभी भी चार्ज का सोर्स और सिंक जैसा काम नहीं करता। नोड नेवर एक्ट्स एज सोर्स एंड सिंक ऑफ द चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका इट फॉलोज द चार्ज कंजर्वेशन लॉ या कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आवेश संरक्षण का जो नियम है उसको ये पालन करता है, उसका ये पालन करता है। तो ये बात ही रही फिजिकल सिग्निफिकेंस अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज योर
किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KCL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KCL। तो ये पहला लॉ हो गया। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा लॉ जो है सेकेंड लॉ, सेकेंड किरचॉफ्स लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसलिए ये फेमस है KVL के नाम से। और भी इसके नाम है, जरा उसके बात करते हैं। किरचॉफ्स मेश लॉ, मेश और लूप लॉ, और हिंदी में बोले तो बंद पास या पास का नियम, पास का नियम, ये दूसरा इसका नाम है। तो मेनली ये KVL के नाम से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है। इसका आप याद रखेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने बोला कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक सर्किट इस तरीके से R1 R2, और आपने एक इसमें सेल लगा दिया, या सेल को मान लीजिए मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर कर देता हूं, और E मैंने इसका EMF रखा। तो करंट जो जाएगी वो मान लीजिए I हो गई, I, ठीक है। तो I यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, फिर वापस सेल में आ जाएगी। तो इनका कहना यह है कि आप जितना क्या करेंगे, EMF देंगे, जितना आप विभवांतर या जितनी एनर्जी देंगे, उतने क्या करेंगे, सर्किट्स आपस में बांट लेंगे। सर्किट्स उतने क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करें IR1 यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R1 के सिरों पर विभवांतर, प्लस R2, ये R2 मान लीजिए, R2 लिखा है, IR2 दूसरे रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर, ये किसके इक्वल होने वाला है? ये दिए हुए विभवांतर के इक्वल होने वाला है, या दिए गए एनर्जी के इक्वल में होने वाला है। यही सेकेंड लॉ है। इसका आप लैंग्वेज आप वहां पे कैसे पढ़ते हैं उसको भी मैं लिखा देता हूं, लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको समस्या नहीं आने वाली। फिर उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या दिया, उस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल पहले इनके लॉज लिख लेते हैं। चलिए KVL का स्टेटमेंट लिखते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिखना, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द elements, the sum of the potential differences across all the elements in a given circuit, will be 0। तो ये स्टेटमेंट हो गया, यानी दिए गए परिपथ में विभिन्न खंडों के या विभिन्न जो अलग अलग पार्ट्स हैं, सिरों पर उत्पन्न या विभिन्न सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यहाँ पे सभी विभिन्नों कर लीजिए तब सही रहेगा। नहीं तो कुछ लोग इसमें पेंच लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने EMF जो दिया उसको कंसीडर नहीं करते। सभी विभिन्न खंडों के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर का योग 0 होता है। ठीक है। यानी जितने भी आप क्या करेंगे, पोटेंशियल्स देखेंगे, उसका अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। दूसरा अगर हम इसको ऐसे अगर सॉल्व करें, I1 R1 या IR इज इक्वल टू E, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जितने भी क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी ये बनाया था R1 R2 और इसको मैंने E से कनेक्ट कर दिया, तो हमने कहा कि आप क्या करेंगे, जितने भी आपको पार्ट रहेंगे उतने पार्ट्स का अगर आप रेजिस्टेंस वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए और उसको सम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, दिया हुआ EMF मिल जाएगा, यानी आप कितना EMF दे रहे हैं। तो ये इसका दूसरा फॉर्म है, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी बुक से, बुक वगैरह से। ठीक है, चलिए
अब इसका थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए भी उन्होंने साइन कन्वेंशन दिया, इसको कैसे यूज करेंगे, किस कब प्लस कब माइनस लेंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने यूज किया है, साइन कन्वेंशन दिया है। तो जब भी आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने बना दिया, किसी रेजिस्टेंस में पहले तो आप क्या करेंगे, कैसे ट्रैवर्स करेंगे वो आपको डिसाइड करना होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो हम याद रखिएगा कि जैसे आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लगाना चाह रहे हैं ये मतलब लॉ, तो आपको क्या कराना होगा, जिधर से करंट एंटर करेगा उसको आप प्लस वैल्यू देंगे और जिधर करंट निकलेगा माइनस देंगे। क्यों? ऑब्वियस है कि आपका जिधर करंट एंटर करेगा उधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जिधर लीव करेगा उधर माइनस होगा। तो ये आप यूज करेंगे, यानी आप अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस देंगे, ठीक है। और किसी सेल में करंट किस तरीके से एंटर करती है, सेल में करंट उल्टे डायरेक्शन से करती है, यानी माइनस से एंटर करती है, प्लस से लीव करती है, दूसरा। तीसरा, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं। जैसे अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ इसमें पोटेंशियल, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग दोनों चल सकते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे वो हमें देखने की जरूरत है। तो देखिए, अगर मान लीजिए करंट हम जो ट्रैवर्स यानी जिस तरीके से हम घूमना चाहें, जैसे कैलकुलेशन करना चाहे ईएमएफ का, सॉरी सम वोल्टेजेस का, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमने कौन सा डायरेक्शन लिया। मान लीजिए आपने ये डायरेक्शन ले लिया, यानी क्लॉकवाइज ले लिया इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम इसमें से आप प्लस लिखें कि माइनस लिखें, तो जिस तरफ से करंट एंटर करेगा हम वही साइन लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें इसका क्रॉस पोटेंशियल लिखना हुआ तो हम लिखेंगे, मान लीजिए R1 है तो प्लस IR1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखना हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस IR2। लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन क्या होता, कुछ इस तरीके से होता, अब हम इधर ऐसे न चल के अगर हम ऐसे चलते तो अब हम यहाँ पे वैल्यू कितना लेते, माइनस IR2 लेते, यहाँ पे कितना लेते, माइनस IR1 लेंगे। यानी जिधर आप अगर घूमते हुए पहले पहुंचेंगे, जिधर घूमते हुए आप पहले पहुंचेंगे उसमें जो साइन रहेगा पहले पोजीशन पे, वही साइन आप कैलकुलेशन में लेंगे। इस बात का याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से, तभी ये आपके कैलकुलेशन सही आएंगे। तो चलिए, ये रही किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड बातें। किरचॉफ लॉ को भी हम लोगों ने समझा, उसके साइन कन्वेंशंस को भी समझा, और उससे बेसिक भी उसकी चीजें जो देखिए, अभी हम इसमें सेल की जरूरत पड़ी कि नहीं, अब सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, इसके साथ कह देंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। तो अब यहाँ पे आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसलिए मैंने पहले की चीज़ों को बताया, इसलिए आप उसको देखिए और समझिए। साथ ही साथ आप इंटर लेवल की बुक कोई ले लीजिए, उससे सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हालांकि मैं भी 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जरूर जो अच्छे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं उसको लेके चलूंगा आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की तरफ, जहां हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो ये बातें रही किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे वो देखेंगे, और प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपका किरचॉफ्स लॉ पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको पीजीटी फिजिक्स, जेएससी लेक्चरर फिजिक्स मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये बीएससी लेवल की फिजिक्स भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो जो लोग बीएससी पढ़ रहे हो, जिनको आप जानते हैं, उनको भी बताइए कि एक मिश्रा एजुकेशन चैनल है जहाँ पे आपको कंटेंट्स मिलने वाला है, साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद 11th-12th की फिजिक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और 11th-12th लेवल की कॉमर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी उम्मीद पे पानी नहीं फेरेंगे और लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।